Good evening, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is a continuation chapter number 2. Okay, continuation lecture of chapter number 2, that is Foundation of British Empire in India. Right? ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ? राइट, और उसमें डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब कुछ हो चुका था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो चुका था, राइट? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था ना बेटा? ये बाकी है, आई थिंक यहाँ से बाकी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से बाकी है Yes, sir. है ना? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से बाकी है ना? ओके ओके। देखिए, अब यहां तक तो हमने देखा कि किस तरीके से मतलब प्रेसिडेंसीज यहां पर एस्टैब्लिश होती है, ठीक है, राइट? प्रेसिडेंसीज एस्टैब्लिश होती है, राइट? अब यहां पर देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? ओके, अब यहां पर देखो क्या लिखा है, द फ्रेंच नेम ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज व्हाट? फ्रैंकेज कैम्पेगने डी इंडिस। फ्रेंच नेम है, मुझे भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए फ्रैंकेज कैम्पेगने या कॉम्पैगनी, राइट? शैम्पेगनी नहीं होगा, कॉम्पैगनी डी इंडिस, ठीक है? माफ कीजिएगा, थोड़ा मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, फ्रेंच नहीं आता मुझे, लेकिन ये समझ लीजिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1664, बहुत ही लेट, मतलब जहां हम देख रहे हैं कि 16 में, राइट, यहाँ पर ब्रिटिश आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 70 इयर्स 60 इयर्स बाद तो फ्रेंच आए, इसीलिए देखिए लास्ट में आए फ्रेंच, है ना? PDEF सिखाया था ऐसे, राइट? अब देखिए, दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1664 टू compete मतलब क्या? एक तरीके से कंपटीशन विद द ब्रिटिश एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो ऑलरेडी यहां पर कौन था? यहां पर इंग्लिश थे, दैट इज ब्रिटिश एंड डच, इन दोनों से कंपीट करने के लिए कौन आया? फ्रेंच आए, भारत में फ्रेंच आए, ठीक है? बाय 1719 द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ, और तकरीबन मतलब आप देख सकते हैं 1664 से 1719 तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 इयर्स, ऑलमोस्ट 50 इयर्स के स्पैन में क्या होता है? यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड कर देती है, अपना जो पोजीशन है 50 सालों में यहाँ पर एकदम स्ट्रांगली अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेती है, ठीक है, राइट? अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखता है टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस, the French company forged alliances with some rulers of South India and Bengal। मतलब यहां पर क्या है कि अपना विस्तार करने के लिए, अपना एरिया बढ़ाने के लिए, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए फ्रेंच लोगों ने क्या किया? फ्रेंच लोगों ने क्या किया? कुछ लोकल रूलर्स, ठीक है, कुछ लोकल रूलर्स कहां के? साउथ के और बंगाल के, उनके साथ हाथ मिला लिया, अलायंस बना दिया। अलायंस का मतलब क्या होता है? टीम अप, ठीक है, टीम बना लिया यहां पर, बोले आप हमारी हेल्प करेंगे इसके खिलाफ, अगेंस्ट द ब्रिटिश कंपनी एंड इट्स एलाइज। यहां पर एलाइज का मतलब होता है टीममेट्स, ठीक है, क्या होता है? टीममेट्स, या फिर कहेंगे फ्रेंड्स जो उनके साथ है, ठीक है, राइट, विच आर हैविंग कॉमन गोल्स। ओके, क्या लिखा है? एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस द फ्रेंच कंपनी forged alliances with some rulers in South India and Bengal against the British Army and its allies, ठीक है? However, after some initial success, right, the French company was defeated by the British company। कुछ सक्सेस मिला उसको, फ्रेंच को यहां पर कुछ सक्सेस मिला, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? दे गॉट डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, ठीक है? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो है एक लौता कंटेंडर था, ठीक है, भारत में कंपीट करने के लिए, अपना ट्रेड रिलेशन स्थापित करने के लिए, ओके, ठीक है, एस्टैब्लिश करने के लिए। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। द फ्रेंच कंपनी ऑल्सो फेल्ड टू मेंटेन इटसेल्फ फाइनेंशियली। यस, ठीक है, अब देखिए कंपनी को क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, है ना, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपना ट्रेड रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन ये भी नहीं हुआ, उनसे फाइनेंस भी नहीं संभला, और प्लस इनको ब्रिटिश के सामने मुंह की खानी पड़ी,
ठीक है, ट्रेड में भी और वॉर्स में भी, राइट। अब आप 7 years वॉर पढ़ेंगे आगे और बहुत सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, और इसीलिए इट वॉज एबॉलिश्ड। एबॉलिश मतलब क्या, इसको खत्म कर दिया गया। द समझ में फ्रेंच, नहीं आया अच्छा नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया बेटा, पूरा समझ में नहीं सर। आया? फ्रेंच सर ठीक है ना सर वो अच्छा देखिए, मैं सम अप करता हूं, आप समझिए। सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए और फ्रेंच आए। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन यहाँ पर है, ठीक है, कि किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ पर अपना एम्पायर करते हैं। और एट लास्ट दो ही तो कंटेंडर बचे थे, या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच। अब बारी किसकी थी? फ्रेंच की थी, ठीक है। फ्रेंच 1664 में आते हैं, अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और उनको तकरीबन 50 साल लग जाते हैं एस्टैब्लिश करते हुए यहाँ पर, राइट। अब फ्रेंच ने क्या किया? इन फ्रेंच ने कुछ लोकल रूलर्स का साथ दिया या साथ मांगा कि बोले आप लोग हमें साथ दीजिए, किसमें? ट्रेड करने में। और हमारा कंपटीशन जो है वो किससे है? हमारा कंपटीशन तो ब्रिटिशर्स से है, ठीक है। और ये ब्रिटिशर्स को हम यहां से मार भगाना चाहते हैं, यहां से हटा देना चाहते हैं। लेकिन हुआ उल्टा। क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इनका ट्रेड हथिया लिया, कब्जा कर लिया। और एट लास्ट क्या होता है? एट लास्ट ब्रिटिशर्स एक लौते कंटेंडर बचते हैं यहाँ पर हमारे भारत में, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? बोला है कि आफ्टर सम इनिशियल सक्सेस द फ्रेंच कंपनी वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश कंपनी, ठीक है, राइट। और फ्रेंच कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए फाइनली ये एबॉलिश हो जाती है। कब? तकरीबन 100 साल में। देखिए 1664 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, राइट। और एबॉलिशमेंट कब हुआ? ऑलमोस्ट 96 इयर्स मैं कह सकता हूँ, या 100 इयर्स या 105 इयर्स, ठीक है। 100 सालों में तो ये खत्म हो गई, मतलब फ्रेंच यहां से चले गए, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या लिखा है? नॉनदलेस सेवरल इंडियन ट्रेडिंग पोर्ट्स। अब पोर्ट क्या होते हैं? बंदरगाह। पोर्ट को क्या कहते हैं हम लोग? बंदरगाह, जहां पर शिप्स जो है, राइट, वो वहां पर रहती है, मतलब वहां पर ट्रेड माल सामान जो है, गुड्स जो है, उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है उन पोर्ट्स पे, राइट। तो बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारे पोर्ट्स, पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, राइट, इंक्लूडिंग पौंडीचेरी, दैट इज पुदुचेरी, आज के जमाने में इसको पुदुचेरी कहते हैं, और चंद्रनगर, ठीक है। ये भारत की आजादी के बाद भी इनके कब्जे में रहे, अप टिल 1954 तक इनके कब्जे में रहे, ठीक है। समझ में आया? समझ में? तो क्या है यहाँ पर? फ्रेंच ने जो है, राइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा था। आपको पता है पौंडीचेरी कहां पर होगा? यहाँ पर पुदुचेरी, ओके, ठीक है। तो ये चीज समझना है आपको, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें नोधिस पढ़ना है। ये नोधिस क्या है? मैंने कहा था ना कि बॉम्बे, बॉम्बे पहले रेंट पे दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया? उसके बाद दहेज दिया गया बॉम्बे को। बॉम्बे वॉज प्रेजेंटेड एज डाउरी, ओके। किसी का माइक ऑन है क्या? यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप एक बार देख सकते हैं अपना माइक ऑफ करके, प्लीज। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपना माइक एक बार ऑन करके ऑफ करिए, ये जो डिस्टर्बेंस है वो चले जाएगा। यस, थैंक यू, चले गया, ओके। वो टेक्निकली थोड़ा ग्लिच आते रहता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा? पहले बॉम्बे को रेंट पे दिया, फिर उसके बाद क्या किया? बॉम्बे को, बॉम्बे को दहेज की तरह, डाउरी की तरह दिया गया था, बस यही लिखा है। लिखा है द बॉम्बे वाज गिवन एज अ पार्ट ऑफ डाउरी, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डाउरी, ओके। बॉम्बे वाज गिवन एज अ पार्ट ऑफ डाउरी, ठीक है। किसको दिया गया? ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ठीक है। अब कैथरीन कौन है? कैथरीन एक नाम है, एक पोस्ट है, एक टाइटल है कैथरीन, ठीक है। कैथरीन कहां की? ब्रेगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, राइट, द प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगल, राइट। समझ में आया? तो ब्रेगेंजा उनका नाम था और टाइटल है कैथरीन, एंड उसका मतलब होता है द प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगल, ठीक है। उनको दिया गया था, राइट। उनकी शादी किससे हुई? यहां पर आप समझिए कि पोर्चुगीज की शादी, मतलब एक पोर्चुगल एक देश है, आपको बताया था मैंने गूगल मैप्स यूज करके कि पोर्चुगल जो है एक देश है। तो पोर्चुगीज की जो रानी थी, जो प्रिंसेस थी,
उनकी शादी होती है किससे? उनकी शादी होती है यहां पर किंग चार्ल्स टू से। किससे? किंग चार्ल्स टू, राइट। और पोर्चुगीज ने क्या किया? बॉम्बे को दे दिया एज अ डाउरी, एज अ दहेज। ठीक है, बस यही लिखा है यहाँ पर कि जो प्रिंसेस है पोर्चुगल की, उनकी शादी हुई इंग्लैंड के किंग चार्ल्स से 1662 में, और इसीलिए एज अ पोर्चुगीज कॉलोनी बॉम्बे हैड ओनली 10,000 inhabitants, और ये पूरी कॉलोनी दे दी गई किसको? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, सोचिए, हमारी जमीन, हमारे लोग, और दिए गए कौन? पोर्चुगल ने दे दिया ब्रिटिशर्स को एज अ डाउरी। अब आगे देखते हैं उसके बाद सेकंड क्या लिखा है। लिखा है द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन was colloquially referred to as John Company by the in Britain and as Company Bahadur in India। मतलब यहां पर क्या है? colloquially का मतलब एक तरीके से दूसरा नाम। ठीक है, राइट। इनफॉर्मली कह सकते हैं, क्या नाम दिया उसको? इंग्लैंड में उसको बोलते थे जॉन कंपनी, और यहां पर भारत में उसको क्या कहते थे? कंपनी बहादुर। ठीक है, कंपनी बहादुर। ओके, राइट। अब आगे देखते हैं उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कर्नाटिक वॉर्स। इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा इन डेप्थ नेक्स्ट लेक्चर में। ये बहुत ही छोटा दिया है, मतलब शायद आपके थर्ड चैप्टर में कर्नाटिक वॉर्स को बहुत ही ज्यादा एलैबोरेट वे से समझाया है। ठीक है, लेकिन यहां पर कर्नाटिक वॉर्स समझना बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज यहां पर फ्रांस और इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही थी। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द फ्रेंच ब्रिटिश राइवलरी। यहाँ पे फ्रांस और इंग्लिश, दैट इज ब्रिटेन, इनकी राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या पता है? राइवलरी का मतलब है दुश्मनी। क्या होता है इसका मतलब? दुश्मनी। जो दुश्मनी है वो बहुत ही पुरानी थी। और किस लिए थी दुश्मनी? फॉर द डोमिनेशन, डोमिनेट करना। डोमिनेट करना मतलब क्या? वर्चस्व, एक तरीके से। ठीक है, अपना अपर हैंड। डोमिनेट करना मतलब क्या? अपर हैंड, एक तरीके से। ठीक है, अपना अपर हैंड किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द ट्रेड इन इंडिया। ओके, ठीक है, जो ट्रेड चल रहा था भारत में, उसको ये लोग डोमिनेट करना चाहते थे। दोनों डोमिनेट करना चाहते थे। कौन सा? किसके ऊपर कहेंगे? यहां पर जो इंडियन ट्रेड था, ठीक है, उसके ऊपर दोनों डोमिनेट करना चाहते थे। हु वांटेड टू डोमिनेट फर्स्ट? तो कहेंगे फ्रांस आल्सो, या फ्रेंच आल्सो। ठीक है, फ्रांस। एंड सेकंड कौन है? कहेंगे ब्रिटिश। ये दोनों डोमिनेट करना चाहते थे कि ट्रेड किसके हाथ में जाएगा, ट्रेड के ऊपर मोनोपोली किसका होगा, एकाधिकार किसका होगा। गाइस, कैन यू स्पीक योर माइंड? डोमिनेटरी। कमेंट कीजिए प्लीज। कमेंट कीजिए बेटा, कमेंट कीजिए। व्हाट यू वांट टू नो? डोमिनेट का मतलब? डोमिनेट का मतलब होता है अपर हैंड, वर्चस्व बताना। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मेरा ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, इस तरीके से। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, मतलब मेरा ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा, उसको कहते हैं डोमिनेट करना। डोमिनेट, एकाधिकार, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब भी यही कि मैं अकेला ही यहां पर ट्रेड करूंगा, मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो यहां पर देखिए, तो अब देखिए, दोनों को एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? ट्रेड पे अधिकार। तो जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों के बीच में दुश्मनी होगी, और तो क्या होगा? एनमिटी होगी, राइवलरी होगी। ठीक है, एंड और यहां पर साउथ इंडिया में, ठीक है, हैदराबाद के पास, ठीक है, हैदराबाद के पास यहां पर, राइट, डोमिनेटिंग चल रहा था, डोमिनेशन चल रहा था। ओके, ओके, राइट, मतलब यहां पर है जो वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था। कहां पर? हैदराबाद में और कर्नाटक में। तो ये दोनों क्या सोचे? ये दोनों सोचे लेट अस इंटरफियर। ये दोनों मतलब कौन? द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश। तो लेट अस इंटरफियर हियर, ठीक है, इन द कर्नाटक वॉर ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या? गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी। ठीक है, राइट। तो यहां पर
यहां पर दोनों ने इन्वॉल्व किया अपने अपने लोगों को, ठीक है, और बस यहां पर क्या हो गया, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहां पर आगे। क्या लिखा है द सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन बोथ कर्नाटक एंड हैदराबाद लेड टू कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, इन द 18th सेंचुरी द कोस्टल कर्नाटक वाज अ डिपेंडेंसी, ठीक है, ऑफ द किंगडम ऑफ हैदराबाद। अब आप समझिए, साउथ इंडिया में अगर हैदराबाद यहां है तो कर्नाटक यहां पर है, और इसका कैपिटल था आरकोट। क्या था कैपिटल? आरकोट। शायद मैप में अगर होगा मेरे पास, आपके टेक्स्ट बुक, यहां पर तो मैप मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन होना तो चाहिए मैप। ओके, नहीं है मैप, आई डिडंट इंक्लूडेड मैप, लेकिन आप समझिए बेटा कि जो मैंने बताया, राइट, वहीं पर आरकोट है। नेक्स्ट स्लाइड में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइड इंक्लूड करके मैं आपको मैप के हिसाब से समझाऊंगा, राइट। तो ये कर्नाटक जो था, ठीक है, वो डिपेंडेंट किस पे था? वो डिपेंडेंट था इस पे, दैट इज हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद पे डिपेंडेंट था। अब देखिए क्या हुआ, 3 एंग्लो-फ्रेंच वॉर्स वर फॉट ओवर द कंट्रोल फॉर द कर्नाटक। अब 3 लड़ाई हुई। 3 लड़ाई किसके बीच में हुई? बिटवीन द एंग्लो एंड फ्रेंच। एंग्लो का मतलब कौन? ब्रिटिशर्स, एंड फ्रेंच का मतलब फ्रांस। तो ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, किसके लिए? अपना अधिकार जाहिर करने के लिए। कहां पर? कर्नाटक में, ठीक है, राइट। और इसीलिए कर्नाटक वॉर भी लड़े गए थे। टोटल 3 कर्नाटक वॉर्स, 3 कर्नाटक वॉर्स वर फॉट। वी विल सी देम इन डिटेल, ओके। The first and the third Carnatic Wars were fought in India as an extension of the European Wars, ठीक है, in which England and France were in rival camps, okay। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर फर्स्ट और थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है, ये दोनों लड़े गए थे एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? एज अ रिजल्ट ऑफ यूरोपियन वॉर्स। यूरोप में, वहां यूरोप में भी लड़ाई चल रही थी उस समय पे। किसके बीच में लड़ाई चल रही थी? मतलब बहुत सारे लोग थे उसके अंदर, लेकिन ब्रिटिश और फ्रांस जो है, ठीक है, ये दोनों दुश्मन थे। कहां पर? यूरोप में। और इसकी झलक, इसकी असर हमारे भारत में होती है कर्नाटिक वॉर्स में। जो कर्नाटिक वॉर्स है उसमें ब्रिटिशर्स, ठीक है, किसी और का साथ देते हैं और फ्रेंच किसी और का साथ देते हैं, और इसीलिए ये दोनों की दुश्मनी यहां से, यूरोप से, ठीक है, आ रही थी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं द सेकेंड कर्नाटिक वॉर ओवर अ वॉर ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड इन द कर्नाटक, ठीक है, राइट। अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर किसके लिए हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन। गद्दी पे कौन बैठेगा? हैदराबाद चाहता था कि उसका कोई बैठे, कर्नाटक वाला चाहता था नहीं मेरा ही बैठेगा, ऐसा। तो इन दोनों के बीच में कर्नाटिक वॉर हुए, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद, the English had upper hand in the last 2 wars. Finally, the English in India defeated the French in the Battle of Vandivash. ठीक है, एक बैटल होता है जिसका नाम है वांडीवॉश या वैंडीवॉश, और वो कब होता है? 1760 में होता है, ओके। और अल्टीमेटली कौन जीत कर आता है? अल्टीमेटली जीतते हैं ब्रिटिशर्स, और यहां से फ्रेंच लोग चले जाते हैं, मतलब भारत से नहीं जाते, ठीक है, मतलब they lost this war, ठीक है, और इसीलिए उनको यहां से हटाया जाता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है? जो फ्रेंच पोजेशंस थी, पोजेशन का मतलब कब्जा, ठीक है, जो फ्रेंच पोजेशंस थी जो भारत में, एक्सेप्ट पौंडीचेरी एंड चंद्रनगौर इन बंगाल, ठीक है, वो किसके हाथ में आ जाता है? इंग्लिश के हाथ में आ जाता है। मतलब फ्रेंच ने जो 100 सालों में इतनी अपनी टेरिटरी अपनाई थी, जो कब्जे मिली थी, वो सारी के सारी ब्रिटिशर्स के पास आ जाती है। एंड द फ्रेंच ड्रीम टू कॉन्क्वेर इंडिया वॉज शैटर्ड, ठीक है, ये मतलब पूरी की पूरी तरह से जो ये ड्रीम था, इनका जो सपना था कि हम पूरे भारत पे राज करेंगे, वो पूरा के पूरा खत्म हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। कौन डिस्ट्रॉय करता है इनको? इनको डिस्ट्रॉय करता है इंग्लिश, डिस्ट्रॉय करता है। कब? कर्नाटिक वॉर्स में। 3 कर्नाटिक वॉर्स वर फॉट, ओके, एंड 3 एंग्लो फ्रेंच वर आल्सो फॉट। तो आगे जाके बहुत कंफ्यूजिंग होगा, कौन किसके साथ है, कौन किधर है, कौन इधर है, कौन उधर है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये सिर्फ एक छोटा सा ओवरऑल आपके बुक में जिस्ट है, ठीक है।
कार्नाटिक वॉर डेप्थ में हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। कार्नाटिक वॉर, एंग्लो मराठा, एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। और किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स लोकल रूलर्स को आपस में लड़ाकर, ठीक है, हमारे भारत पे कब्जा करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कार्नाटिक कोस्ट, नो दिस में देखिए, कार्नाटिक कोस्ट इज द रीजन ऑफ साउथ इंडिया लाइंग बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। मतलब यहां पर आप समझिए कि साउथ इंडिया है और यहां पे है ईस्टर्न घाट्स, और दिस वन इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। और आपको पता है कोरोमंडल कोस्ट का नाम कहां से आया है फ्रॉम दी चोलास, ठीक है। चोला डायनेस्टी थी, हम हम 7th में शायद पढ़ते थे, या 9th में हम पढ़ेंगे चोलास, ठीक है, या चोल, एक्चुअली इट इज नॉट चोलास, इट इज चोल। तो चोल मंडलम, इसीलिए उसके नाम से आया कोरोमंडल, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर है कर्नाटक, ठीक है, एंड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, साउथ ईस्टर्न कर्नाटका एंड सदर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस जगह पर आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट क्लास में मैप इंक्लूड करूंगा, मैप में हम देख सकते हैं कहां पर कर्नाटक है, एक्चुअली कहां कर्नाटक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स का जो राज्य, जो कंपनी बहादुर है, ठीक है, उनका जो राज यहां पर शुरू हुआ, वो शुरू हुआ बंगाल से। कहां से? बंगाल से। एंड बंगाल was the most prosperous presidency, or we can say सूबा और प्रोविंस at that particular time। और इनको इंग्लिश ने अपनी आंखें कहां गड़ाई? इंग्लिश ने अपनी आंखें गड़ाई कहां पर? बंगाल पे। बोले अब बंगाल पे ध्यान देते हैं और बंगाल को फतेह करते हैं। और इसीलिए यहां पर दो कहेंगे कि फाइट्स हुए या वॉर हुए, ठीक है। एक हुआ 1756 में, 1756 में, और एक हुआ 1764 में। यहां पर होता है बैटल ऑफ पलासी, और वी कैन से प्लासे, और ये होता है बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों हमारे सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के हिसाब से। मिडिवल इंडिया का जो सिलेबस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा ध्यान दें। कर्नाटिक वॉर नहीं समझ में आया होगा बिकॉज उसका बैकग्राउंड नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत समझना है, ठीक है, क्या है क्या नहीं, राइट। चलिए ओके, अब आगे देखते हैं इसके बाद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, अरे बाप रे, माई वॉइस इज नॉट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस? अब देखते हैं, यहां से सब लोग ध्यान रखिएगा। ये कहानी शुरू होती है फर्रुख सियार के समय पे। कहां पर? फर्रुख सियार, ओके, राइट। और आपको पता है सैयद ब्रदर्स, राइट, वहां से शुरू होती है कहानी। अब होता क्या है, फर्रुख सियार उस समय पे मुगल बादशाह था, ठीक है। कब था? तो अराउंड अबाउट 1717 के आसपास, ठीक है। जस्ट नो, आपको पता है कि औरंगजेब का डेथ होता है, ठीक है। उसके बाद आलमगीर जो है बनते हैं, मतलब बहादुर शाह, आई थिंक सो, या अहमद शाह, एंड उसके बाद फर्रुख सियार आते हैं, राइट। तो ही इज द मेन कल्प्रिट है। देखते क्या होता है, देखिए लिखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू बंगाल with an aim of setting up their trading settlement at Fort William, ठीक है, in Calcutta। कब? 1619 से चालू, 1690 से शुरू होता है। 1690 में, ठीक है, जो कंपनी बहादुर है, और वी कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, वो बंगाल में आते हैं, अपनी नजर जो है बंगाल में गड़ाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या सेटअप करेंगे? सेटअप करेंगे ट्रेडिंग सेटलमेंट। अब देखिए, ट्रेडिंग तो करना है, साथ ही साथ सेटलमेंट भी करना है। अब आपको मालूम पड़ा, फोर्ट विलियम एक जगह थी, वो एक्चुअली फोर्ट विलियम है, आपको मैंने बताया था। और वो क्या होता है, इनकी जो कंपनी की जो होती है ना, पूरा के पूरा जो सेटलमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, इसके अंदर पूरा ट्रेडिंग चलता है, ओके, राइट। यहाँ पर पूरा ट्रेडिंग चलता है, और ये ट्रेडिंग के साथ साथ यहाँ पर कंपनी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पर सेटअप किया।
कहाँ सेटअप किया? फोर्ट विलियम में। दे वांटेड टू सेटअप। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है आगे। लिखा है बंगाल बीइंग अ रिच एंड फर्टाइल रीजन। ठीक है, मैंने कहा ना बंगाल कैसा था, बंगाल प्रोविंस जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था, रिच था और फर्टाइल भी था। राइट, फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया एंड सर्व्ड एज अ हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेंटर। और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता अगर हम यहाँ पर ट्रेड करते। और बंगाल में आपको पता है सबसे ज्यादा जूट, ठीक है, वो उगाया जाता है। राइट, वो यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते थे वो लोग और बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग यहाँ पर था। ठीक है, और बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड थी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? अनलाइक द कर्नाटक, द ब्रिटिश इन बंगाल वर बेटर प्लेस्ड देन द फ्रेंच। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका बोलने का मतलब यह है कि कर्नाटक अगर यहाँ था तो यहाँ पर जो फ्रेंच थे ना वो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर जमे हुए थे और इसीलिए ब्रिटिशर्स को यहाँ पर जो है साथ लेना पड़ा हैदराबाद का और यहाँ पर फाइट करना पड़ा और फ्रेंच को हराना पड़ा। लेकिन बंगाल में तो ब्रिटिशर्स का ज्यादा स्ट्रांग होल्ड था, फ्रेंच का नहीं था। ये कहना चाहता है। वन रीजन फॉर द ब्रिटिश सुपीरियरिटी वॉज द फरमान। अब फरमान क्या होता है? फरमान होता है रॉयल ऑर्डर। ठीक है, अब ये रॉयल ऑर्डर कौन दिया था उनको? उनको दिया था खुद मुगल बादशाह दिया था। कौन दिया था? मुगल बादशाह। और उस समय का मुगल बादशाह कौन था? तो कहेंगे फारूक सियार। ओके, फारूक सियार वाज द मुगल रूलर एट दैट टाइम। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनिएगा कि किस तरीके से हमारी गलती की वजह से क्या होता है, बंगाल हमारे हाथ से निकल जाता है। Till my voice is there, is it clear guys? Clear है बेटा? Yes sir. Okay, okay बेटा, okay. ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट ओवर है। ओके, क्या होता है कहानी में? अब होता है यहाँ पर एक रीजन था कि फरमान था उनके पास। फरमान क्या था? तो फरमान था कि आपको फ्रीली ट्रेड करने दिया जाएगा। क्या करने दिया जाएगा? फ्री ट्रेड करने दिया जाएगा कंपनी को। किसको? कंपनी बहादुर, कंपनी बहादुर को। ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, फ्री में ट्रेड करने दिया जाएगा। ओके, ऐसा फारूक सियार ने इनको फरमान में। फरमान क्या होता है? फरमान होता है एक रॉयल ऑर्डर। ठीक है, उनके पास एक सर्टिफिकेट था, भाई कंपनी के नाम पर जो ट्रेडिंग होगा वो ट्रेडिंग फ्री होगा, उस पर नॉमिनल फीस लगेगी, बहुत ही कम फीस लगेगी, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? राइट, या तो लगेगी ही नहीं। इन शॉर्ट, तो आप लोग फ्रीली यहां से ट्रेड कर सकते हो। जो बाउंड्री है, ठीक है, राइट, जो सरहद है, वहां से अगर आप जाओगे सामान लेकर अंदर आओगे या बाहर आओगे तो यहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा फारूक सियार ने, किसने लिख कर दिया था? फारूक सियार ने लिख कर दिया था। किसको दिया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, दैट इज कंपनी बहादुर को लिख कर दिया था ऐसे। ठीक है, राइट। अब होता क्या है आगे? अब आगे होता क्या है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स जो है इस फरमान का, इस रॉयल ऑर्डर का मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं? मिसयूज। अब कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं। ठीक है, राइट। हाँ, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूं कि कैसे ये लोग मिसयूज करते थे। ओके, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है वन रीजन फॉर द ब्रिटिश सुपीरियरिटी वॉज द फरमान और रॉयल डिक्टेट। ठीक है, मतलब एक तरीके से फरमान या रॉयल ऑर्डर। इशूड बाय हुम? इशूड बाय द मुगल एम्परर फारूक सियार। कौन था उस समय का मुगल एम्परर? फारूक सियार। और कब दिया? 1717 में, 1717 में। और बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? 1757 में या 56 में, 57 में होता है टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो आप सोचिए इतने सालों तक, ऑलमोस्ट कितना होता है? 30 इयर्स, ये लोग ने क्या किया? उस फरमान का मिसयूज किया। क्या किया? मिसयूज। अब वो मिसयूज क्या किया मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या होता है। राइट, अब देखिए लिखा है कि 1717 में फारूक सियार ने इनको
रॉयल डिक्टेट दिया या रॉयल फरमान दिया, ठीक है, रॉयल ऑर्डर दिया। एग्जेम्प्टिंग का मतलब क्या, मतलब आप इसमें नहीं आएंगे, मतलब यू आर आउट ऑफ दिस, ओके, एग्जेम्प्टिंग, आपको माफ किया, जाइए, इट इज नोन एज एग्जेम्पशन, ओके। exempting them from the payment of customs duties in Bengal, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है मालूम पड़ा, अगर आप बंगाल में कोई पोर्ट पे है, कोई बंदरगाह पे है, तो आप अगर ट्रेड करते हैं तो ये बाउंड्री पे, जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं उसके ऊपर टैक्स देना होता है, आपके सामान पर टैक्स देना होता है, उसको कहते हैं हम लोग। आप कमेंट करेंगे बेटा, कमेंट करेंगे, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कमेंट करेंगे बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, कमेंट करो। नैन्सी कमेंट करो बेटा। हाँ, लाइक टोल टैक्स, ऐसा कह सकते हैं, टोल टैक्स, ठीक है। जैसे कि ना देखो, मैं मिसयूज का एक एग्जांपल देता हूं। मिसयूज का एग्जांपल क्या है पता है, जैसे पता है 7th में आप लोग CR1 में बैठते थे, और फिर पता है जैसे एक बच्चा बोलता है सर मैं पानी भर के आऊं, तो मैं बोलता जाओ बेटा भर के आओ, लेकिन आप लोग क्या करते थे पता है, आप लोग सिर्फ उसी बच्चे का बॉटल नहीं लेते थे, आप लोग सभी बच्चे का बॉटल लेकर बाहर चले जाते थे कि नहीं जाते थे? तो दैट वाज द मिसयूज। समझ में आया? मैं क्या बोलता था, एक बच्चे को परमिशन देता था कि आप जाइए पानी भर के आइए, लेकिन वो बच्चा क्या करता था, 1.5 शाना बनता था, मतलब डॉट डाया बनता था, है ना, और वो क्या करता था 3-4 बॉटल लेकर बाहर चले जाता था पानी भरने के लिए। फिर मैं पूछता था कि क्यों भाई इतनी सारी बॉटल? बोले सर आप ही तो बोला कि पानी भर के आओ। दिस वाज द मिसयूज। तो वैसा ही मिसयूज कौन करता था? वैसा ही मिसयूज ये ब्रिटिशर्स करते थे, ठीक है, समझाऊंगा मैं। सर हाउ इट हैज टैक्स टू ट्रेड? बेटा सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, आप समझिए, आप बाहर से आए हैं, आप भी तो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और एज अ बंगाल, ठीक है, मेरा भी तो ट्रेड है, तो मैं आपको ट्रेड पे कस्टम ड्यूटी लगाऊंगा कि लगाऊंगा, ताकि आपकी ट्रेड कम हो जाए, तो दैट इज कस्टम ड्यूटी, ओके, टैक्स, राइट। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे होता है हाउएवर द मिसयूज ऑफ दिस फरमान बाय द ब्रिटिशर्स and the other objectionable actions triggered the Battle of Plassey between them and the reigning Bengal Nawab Sirajuddaulah in 1757. Okay, अब होता क्या है, उस समय पे जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उस समय पे जो नवाब थे सिराजुद्दौला, एंड बहुत ही यंग और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पैशनेट नवाब थे, एंड इज ऑल्सो नोन एज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल, द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। कौन? सिराजुद्दौला, ठीक है, समझ में आया? आया समझ में इतना? ठीक है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, अभी कहानी यहां से शुरू होती है, यहां से एक्चुअल कहानी यहां से शुरू होती है, ओके। तो प्लीज बी देयर। Is my voice not clear beta? Are we facing some problems regarding the connectivity, internet connection? Krish Patel, कमेंट करिए बेटा, कमेंट करिए, आपको जो भी करना है कमेंट करिए। यहां पर क्या है कि द वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियर, ओके, स्पीकर्स में थोड़ा दिक्कत है। Krish Patel, at that time how was the relation between the British and the Mughals? Well, voice is not clear, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब जिसको जिसको सुनाई दे रहा है अच्छे से, प्लीज गिव योर थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। ओके, 2 3 4, नियति, वैदेही, ओके ओके, नैन्सी, सभी को, सिर्फ साहिल को नहीं सुनाई दे रहा है। साहिल बेटा, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप रिफ्रेश करिए, एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कीजिए, शायद हो जाएगा अच्छे से, ओके ओके ओके, ठीक है।
देखिए निसर्ग का जो क्वेश्चन है, राइट, सॉरी क्रिश का क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ वाज द रिलेशन बिटवीन द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स। वेल इट वाज गुड, लेकिन इट वाज लिमिटेड टू द ट्रेड, और वी कैन से टू द मनी, और वी कैन से टू द टैक्सेस। जब तक ब्रिटिशर्स ने मुगल बादशाह को खुश रखा पैसों से, टैक्सेस से, तब तक देयर वाज नो एनमिटी, कोई दुश्मनी नहीं हुई। ठीक है, समझ में आया? दुश्मनी होती है यहाँ के लोकल रूलर्स को, यहाँ के लोकल नवाब्स को, ठीक है, और सिराजुद्दौला उसमें से एक था। और सिराजुद्दौला ये कतई बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इनके फ्री ट्रेड में मेरा बंगाल जो है, ठीक है, उसके ट्रेड पे अफेक्ट पड़ रहा है, और मेरी जनता जो है, ठीक है, राइट, उस पे अफेक्ट पड़ रहा है। इसीलिए सिराजुद्दौला ने बहुत कड़े या बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या होता है, लाइक द 3 बैटल्स ऑफ पानीपत, है ना, आप लोगों को होमवर्क दिया था, राइट, like the 3 battles of Panipat, the battle of Plassey also changed the course of the Indian history। देखिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि the battle of Plassey ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद, मतलब इसी के दौरान या इसके बाद ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो गया भारत में, या भारत के एक अच्छे वाले प्रोविंस में। बहुत ही प्रॉस्परस प्रोविंस था, बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, और इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स का, राइट। और इसीलिए क्या होता है, कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी अगर नहीं होता तो शायद ब्रिटिशर्स भारत में कभी अपना पैर जमा नहीं पाते। लेकिन ये जो यंग नवाब है ना, सिराजुद्दौला, इसको अंदर ही अंदर इनके ही लोगों ने इनके साथ धोखा किया था। क्या किया था? धोखा, राइट, बिट्रेयल। ये बिट्रे हुआ गया था, मतलब बिट्रे का मतलब क्या, वही पीठ पर छुरा भोंका गया था, एक तरीके से बैकस्टैब किया गया था। असली में बैकस्टैब मतलब वो मतलब आप समझिए, बैकस्टैब एक प्रोवर्ब है, राइट, मतलब प्रोवर्ब नहीं, मैं कहूंगा एक सेइंग है, मतलब एक कहावत है, बैकस्टैब करना, है ना। इसका मतलब लिटरली पीठ पर छुरा भोंकना नहीं होता, इसका मतलब होता है धोखा देना। क्या देना? धोखा देना। और यहां पर सिराजुद्दौला को उसी के कमांडर इन चीफ, ठीक है, उसी के कमांडर इन चीफ, जिसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर, ओके, मीर कासिम उनके बाद आएंगे, मीर जाफर। बहुत सारे नाम याद रखने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहले मीर जाफर आया था या मीर कासिम, लेकिन मीर जाफर, ओके, ठीक है। तो मीर जाफर ने धोखा दिया था, ओके, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है उसके बाद। हाँ, समझ में आ रहा है? यहाँ पर लेट मी कंफर्म, ये मीर जाफर ही है, ओके, यस, मीर जाफर, ओके, मीर जाफर ही है। मीर कासिम तो उनके बाद आते हैं। कब आते हैं? बैटल ऑफ बक्सर में आते हैं, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ओके। मेरे पास हार्डली 20 मिनट्स है, या शायद 10 मिनट्स है, सॉरी 10 मिनट्स है, राइट। अच्छा, एट दैट टाइम होल वर्ल्ड करेंसी वाज सेम? नो बेटा, नो, नेवर, ठीक है, मैंने कहा ना, ठीक है, नहीं बेटा। यहां पर उस समय पर बहुत सारे अलग अलग सिक्के चलते थे, करेंसी, गोल्ड के। उस समय पे गांधी जी वाला नोट नहीं था, इंडियन रुपीज नहीं था। आपको पता है ना रुपया किसने बनाया था यहाँ पर भारत में? 7th में पढ़ते थे, पता है कौन था जिसने रुपया बनाया था? रुपया 7th में आता था, कम ऑन, हु कॉइन्ड द टर्म रुपया? रुपया, RUPIYAH, रुपया। एंड दैट रुपया, ठीक है, एंड दैट रुपया अलाउद्दीन खिलजी था? नहीं, कौन? और यही रुपया से क्या बना? रुपीस बना, इंडियन रुपीस। बताइए, जीतल, टंका, रुपया,
अलाउद्दीन खिलजी था या उससे ही पहले कोई था? आज का होमवर्क है, जरा 7th स्टैंडर्ड का बुक जो है जरा उसके ऊपर धूल चढ़ गया होगा, जरा देखिएगा, ठीक है? अच्छा, जीटी रोड किसने बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। शेरशाह सूरी। अच्छा अच्छा, उन्होंने बनाया था, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है और मुझे बताइएगा कि रुपया, ये जो रुपया है, ठीक है, ये किसने कॉइन किया था ये टर्म रुपया, और इसी से हमने रुपीज डिराइव किया है, ठीक है? हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है। ओके, अब आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ओके, ठीक है, अब देखिए यहां पर सिराजुद्दौला हार जाता है और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट नवाब बनता है मीर जाफर। राइट, अब आपको मालूम पड़ा कि मीर जाफर ने क्यों धोखा दिया था? मीर जाफर ने धोखा क्यों दिया था? बिकॉज उसकी लालच थी। उसकी लालच क्या थी? उसकी लालच थी कि मैं सिराजुद्दौला, कैन यू जस्ट कीप ऑफ योर माइक्स, कम ऑन गाइस। सर, शेरशाह सूरी टर्म। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, दैट इज योर होमवर्क, दैट इज योर होमवर्क। ओके निसर्ग, और माइक ऑफ ऑन मत करना प्लीज। देखो फिर से नहीं, आपको कमेंट करना है कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस होता है, क्लास एकदम खाली है और डिस्टर्बेंस होता है इसीलिए। ओके, ठीक है, अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक हियर, मीर जाफर को लालच थी। लालच किसकी थी? लालच थी टू बिकम द नेक्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। किसकी थी? टू बिकम, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, टू बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ओके, ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है यहां पर, लिखा है अनफॉर्चुनेट डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला इन दिस बैटल मार्क द रियल बिगिनिंग of the rule of East India Company in India, which a century later would be transferred to the British Crown. अब सोचिए 1757 और उसके बाद सेंचुरी लेटर का मतलब क्या? 1857 की क्रांति होती है, ठीक है, द ग्रेट अपराइजिंग कहा जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसके बाद कहा जाता है कि भारत की जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ गई? वो आ गई अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो इसीलिए ये फाइट, ये जो वॉर है, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां लड़ा गया था? ये लड़ा गया था पलाशी में। कहां पर? पलाशी। वहां पर पलाश के फूल मिलते हैं, पलाश का ट्री होता है, ठीक है, बंगाल में पलाश है, यस राइट, ऑरेंज कलर के फूल होते हैं, बहुत बढ़िया लगता है जब ये फूल आते हैं ना, तो पलाशी नाम है। और लेकिन ब्रिटिशर्स इसको पलाशी नहीं बोल सकते थे, इसीलिए क्या बोला? प्लासे, ठीक है, और इसीलिए नाम आया प्लासे, बैटल ऑफ प्लासे। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, हम लोग